नमस्कार सो वेलकम बैक टू यू ओन चैनल वेल्स। अगर 13 Feb 2026 व्हाट अ डे टुडे। दोस्तों आज के दिन हम लोगों ने दो ट्रेड्स लिए, दे बोथ वर बैंग ऑन। इनफैक्ट एक हम लोगों ने स्विंग ट्रेड लिया और वो भी अपर सर्किट पे जाके हिट हो गया, जबकि आज के दिन मार्केट वीक थी। दोस्तों जो कुछ भी मार्केट में हो रहा है एटलीस्ट वी हैव प्लान्ड अबाउट इट लॉन्ग बैक। अगर आप देखें तो कल के दिन भी हम लोगों ने जो सेंसेक्स का चार्ट मार्क किया था उसके हिसाब से ये जो गैप है वो पेंडिंग है और ये गैप फिल करने की कोशिश मार्केट करेगी। अल्टीमेटली वही होती हुई दिखाई पड़ी। आज के दिन मार्केट ने एक नेगेटिव ओपनिंग दी और उसके बाद मार्केट पूरे दिन नेगेटिव नोट पर ही क्लोज भी हुआ है। पूरे दिन ही नेगेटिव रहा, पूरे दिन ही माहौल नेगेटिव था। प्राइस एक्शन वाज एब्सोल्युटली नेगेटिव। और अगर आप लोग ने थोड़ा भी समझ बूझ से ट्रेडिंग करी है, मतलब थोड़ी सी भी अगर आपको एनालिसिस का एज है, आई एम कॉन्फिडेंट यू मस्ट हैव डेफिनेटली मेड मनी टुडे। अगर एनालिसिस ही नहीं आती है, काम ही नहीं आता है, तो काम को सीखिए, थोड़ा समय दीजिए अपने आप को, हमसे जुड़िए, हमको भी समय दीजिए ताकि हम आपको सिखा सकें, आपको ग्रूम कर सकें। फिलहाल दोस्तों बात करें हम लोग निफ्टी 50 के बारे में, तो निफ्टी 50 में आज के दिन 350 पॉइंट्स की गिरावट थी। क्लोजिंग हुई 25,471 पे। निफ्टी बैंक के बारे में बात करें 60,186 पे क्लोजिंग हुई है, 550 पॉइंट डाउन। हम लोगों ने दोस्तों निफ्टी बैंक में हम लोगों ने पुट ऑप्शन बाय किया था 60,300 का, जो कि इन द मनी हो गया था। निफ्टी 50 में 25,400 का पुट ऑप्शन बाय किया था, वो भी इन द मनी हो गया था। हालांकि बाय द एंड ऑफ द डे थोड़ा सा रिकवर हो गया था, बट निफ्टी बैंक तो सॉलिड तरीके से इन द मनी हुआ है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में तो भीषण कारनाई चल रहा है, चाहे वो निफ्टी 50 हो, सेंसेक्स हो, मिड कैप, स्मॉल कैप, हर एक सेगमेंट में, हर एक सेक्टर में गिरावट है, प्राइमरली लेड बाय आईटी सेक्टर। अच्छा, काफ़ी सारे लोग आईटी सेक्टर को लेकर के बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं कि आईटी सेक्टर में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आईटी सेक्टर सबसे ख़राब सेक्टर है। दोस्तों हर एक सेक्टर का एक नंबर आता है, एक न एक बार नंबर आता है और उस समय वो सेक्टर आपको लगता है कि दिस इज़ द वर्स्ट सेक्टर, इसमें मैं कभी इन्वेस्ट नहीं करूँगा। आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले ऑटो सेक्टर का यही हाल था। कोविड से पहले ऑटो सेक्टर, ऑटो एंसिलरी का यही हाल था। बीच बीच में कोविड के बाद बैंकिंग सेक्टर का यही हाल था। अभी ये आईटी सेक्टर का हाल है। आपको लगेगा कि यार इस सेक्टर में तो मुझे कभी इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है ना, इट हैपन्स। लेकिन दोस्तों आप भूल जाते हैं कि अल्टीमेटली क्या होता है, बिजनेस की साइकिल होती है। जिस समय बिजनेस अपने ट्रफ्स पे चल रहा होता है उस समय जो बड़ा मैनेजमेंट होते हैं, मैनेजमेंट के जो बड़े अहदेदार होते हैं, दी टॉप मैनेजमेंट, दे आर प्लानिंग समथिंग बिग, समथिंग ह्यूज, एंड बिकॉज ऑफ विच जो कंपनी का प्रॉफिट है वो दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि वो प्रॉफिट कहीं और इन्वेस्ट हो रहा होता है। उसके बाद जब वो प्रॉफिट जहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होता है उसके जब बेनिफिट्स रीप होना शुरू होते हैं तब तक स्टॉक पहले ही काफ़ी आगे निकल चुका होता है। ऑल आई कैन से इज, जो कि वॉरेन बफे ने बहुत ही सिंपल तरीके से लेमैन को समझाया है कि बी ग्रीडी, अदर्स आर फियरफुल। फिलहाल दोस्तों बात करें ग्लोबल मार्केट्स की, सो डाउ जोन्स 74 पॉइंट्स नेगेटिव है। यूरोपियन मार्केट्स में कोई ज़्यादा खास हलचल है नहीं। गिफ्ट निफ्टी के बारे में बात करें, वो भी फ्लैट ट्रेड कर रहा है, मात्र 17 पॉइंट्स प्लस 25,470 के लेवल्स के आसपास। दोस्तों वहीं बात करें हम लोग एडवांस डिक्लाइन रेशियो की, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं मॉर्निंग से ही डिक्लाइनिंग स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा हाई थे। और जैसे कि मैंने आपको बताया पूरे दिन ही माहौल नेगेटिव था, पूरे दिन ही नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू था। बीच बीच में छोटा मोटा रिकवरी आई, बट दैट वाज जस्ट प्रॉफिट बुकिंग। अभी जैसे हम लोगों ने पुट बाय किया, पुट इन द मनी हो गया, तो प्रॉफिट बुक करेंगे ना, तो वही प्रॉफिट बुक करते समय थोड़ी अपनी रिकवरी दिखाई पड़ी। अदरवाइज अगर आप देखें तो मार्केट वॉज वेरी वेरी वीक। 650 स्टॉक्स एडवांस कर रहे थे, उसके अगेंस्ट उसके 4 टाइम्स, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स स्टॉक डिक्लाइन कर रहे थे। अब चूंकि आप लोग इतने ज़्यादा विचलित हैं तो मैं आप लोगों के लिए आईटी सेक्टर का पूरा इंडेक्स और टॉप आईटी स्टॉक्स के चार्ट को भी आपके लिए स्टडी करूंगा। दोस्तों आज के टॉप गेनर्स के बारे में बात करें, अब बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक 2.5% के आसपास पॉजिटिव थे। आशा मोटर्स वॉज 1.5% अप। SBI लाइफ, SBI सिप्ला वर्ती द टॉप गेनर्स। टोटाकॉन हिंडाल्को 5.5-6% के आसपास डाउन था। HUL 4.5% के आसपास डाउन था। एयरटेल, अडानी एंटरप्राइजेस, ONGC वर्ती द टॉप लूजर्स। दोस्तों हिंडाल्को के रिजल्ट्स बड़े बढ़िया थे, उसके बावजूद भी स्टॉक टूटा है कल के दिन। दोस्तों इसका एक क्लासिक एग्जांपल है मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस के नंबर्स वर आउटस्टैंडिंग, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कल के दिन बताया था, हिंडाल्को, मुथूट फाइनेंस, ये दोनों के दोनों स्टॉक्स जिस लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं वहाँ पर इनके पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑलरेडी स्टॉक के प्राइस में फैक्टर इन हो चुके हैं। आई होप यू रिमेंबर। और परफॉर्मिंग स्टॉक्स के बारे में बात रहे, लास्ट एक हफ्ते में आशा मोटर्स, SBI, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, अपोलो हॉस्पिटल, ये सारे के सारे आउट परफॉर्मर्स हैं। वहीं लास्ट एक हफ्ते में टूटने वाले स्टॉक्स में TCS 10% डाउन है, इन्फोसिस 10% डाउन है,
HCL टेक्नोलॉजीज़, विप्रो, टेक महिंद्रा, 8 से 10% के आसपास ये सारे के सारे स्टॉक्स टूट चुके हैं। दोस्तों वहीं बात रहे हम लोग कहाँ पर एक्यूमुलेशन चल रहा है, तो स्टॉक्स लाइक HDFC लाइफ, बजाज फाइनेंस, इंडिगो, मैक्स हेल्थ, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये वो स्टॉक्स हैं जहाँ पिछले दिन के कंपैरिजन में हमें हायर डिलीवरी परसेंटेज, हायर एक्यूमुलेशन दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों अगर आपने कल शाम का इवनिंग रैप देखा है, क्लासिकली मैंने ये चीज़ डिस्कस करी है कि जहाँ पर आपको वैल्यू ऑफर हो रही है वहाँ पर आपकी नज़रें होनी चाहिए। कौन से स्टॉक्स हैं जिनके रिजल्ट्स अच्छे थे, वैल्यू मिल रही है। इंजीनियर्स इंडिया 12% के आसपास स्टॉक पॉजिटिव है। कल का शाम का इवनिंग रैप नहीं देखा, यू मस्ट वॉच इट। लिंडे इंडिया आउटस्टैंडिंग नंबर्स थे इसके, स्टॉक में वैल्यू बाइंग चल रही है। सिग्नेचर, VTL, ABFRL आर द टॉप गेनर्स। टूटे कौन से स्टॉक हैं, मुथूट फाइनेंस, नॉट बिकॉज किसने रिजल्ट्स अच्छे पोस्ट नहीं किए, इसके स्टॉक के प्राइस में इसके अच्छे रिजल्ट्स ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुके हैं, तो मार्केट प्रॉफिट को बुक करना चाह रही है। अगर आप देखें स्टॉक 12% के आसपास डाउन है। अब दोस्तों वैसे भी गोल्ड रिट्रेस करना शुरू कर चुका है, गोल्ड अपने हाई से गिर रहा है, एक दिन बढ़ता है तो 2 दिन गिरता है, अभी ऊपर तो जा ही नहीं रहा है। और इसके बारे में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि गोल्ड और सिल्वर में अभी वो शॉर्ट कवरिंग वाली जो रैली आपने देखी है उसको आप फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए भूल जाएं, लॉन्ग टर्म का व्यू रखें तो ही पॉजिटिव है। टॉप लूजर्स के बारे में बात रहे हैं, स्टॉक्स लाइक मुथूट फाइनेंस को छोड़ करके कोहेंस, ब्लू जेट, बी सॉफ्ट, एल्केम लैब्स वर द टॉप लूजर्स। लास्ट एक हफ्ते का परफॉर्मेंस और अंडर परफॉर्मेंस के बारे में बात रहे हैं तो एम्पर एंटरप्राइजेस करीब करीब 21% के आसपास पॉजिटिव है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 18.5%, गोदरेज एग्रोवेट, सिग्नेचर, पावर इंडिया आउट परफॉर्मर्स हैं। टूटा कौन है, ई-क्लर्क्स, रिलायंस इंफ्रा, FSL, कोफॉर्ज, पॉलीमेड, ये वो स्टॉक है जो कि लास्ट एक हफ्ते में सबसे ज़्यादा टूटे हैं। दोस्तों सेंसेक्स के अगर आप चार्ट को देखें, ये आपके सामने चार्ट ओपन हो रखा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो सिंपल सी बात है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू इवन गेज कि क्या आने वाला है, व्हाट इज़ कमिंग, क्योंकि आपके सामने पूरा पूरा गैप दिखाई पड़ रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जिसके बिना तो कोई भी एक्शन होना इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहला जो लेवल है आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए इस निफ्टी वीकली व्यू में, हम लोग डिस्कस करेंगे हालांकि। तो ये गैप फिलिंग की सबसे पहली चीज़ तो हम लोग को एक्सपेक्ट करना है। सो अराउंड 800 पॉइंट की गिरावट आपको सेंसेक्स में एक्सपेक्ट करनी चाहिए स्ट्रेट। निफ्टी बैंक, सेंसेक्स, इन सभी के चार्ट को इंक्लूडिंग गोल्ड, सिल्वर कल हम लोग सेपरेटली स्टडी करेंगे निफ्टी वीकली व्यू। अभी के लिए आप FII डेटा को देखें तो FIIs ने आज के दिन दोस्तों ये डेटा जो है ये NSE का ही डेटा है, इट इज़ जस्ट NSE डेटा, इट इज़ नॉट द क्यूमुलेटिव डेटा ऑफ NSE, BSE, MSCI, ये पूरा क्यूमुलेटिव डेटा नहीं है, ये अभी अपडेट नहीं हुआ है। सो फिलहाल अभी NSE का डेटा देखें तो आज के दिन FIIs ने मैसिव सेलिंग करी है 7430 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की। DIs की तरफ से बाइंग है 5800 करोड़ की। तो FIIs ने बाइंग कितनी करी है, 100 करोड़ की, और सेलिंग कितनी करी है, इकट्ठे सेलिंग कितनी करी है, 7500 करोड़ की। सो दैट इज़ वॉट FIIs प्लानिंग इन इंडिया इज़ ऑल अबाउट। ऑन योर डिमांड दोस्तों मैं क्विकली एक बार IT इंडेक्स को ओपन करता हूँ, उससे आप गेज कर पाएंगे कि आफ्टर ऑल चल क्या रहा है। ये है BSE IT इंडेक्स का चार्ट। नाउ एज यू कैन सी राइट हियर, आज के दिन एक बहुत ही नेगेटिव नोट पर ओपनिंग हुई, एक सीवियर गैप डाउन ओपनिंग हुई। सीवियर गैप डाउन ओपनिंग होते ही हमको यहाँ से एक पुल बैक दिखाई पड़ा। अब दोस्तों पुल बैक का रीज़न आप काफ़ी सारे लोग इसको एक वैल्यू बाइंग समझ सकते हैं, बट मेरा ऐसा मानना है दोस्तों इस पुल बैक को बहुत बड़ी वैल्यू बाइंग नहीं समझना है। हाँ, अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तब तो ठीक है, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि IT सेक्टर पर सब यहाँ से सीधे ऐसे जाएगा और बस 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 सीधे 46,000 पहुँच जाएगा, यू आर हाईली मिस्टेकन। सो यहाँ पर अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है, वैल्यू बाइंग स्टार्ट हो गई है। बट अगर आप सोच रहे हैं कि बिल्कुल मेरे लेते ही ये स्टॉक भागने लगेंगे, तो दोस्तों आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो सकते हैं। सो अगर आप ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से स्टॉक को लेना चाहते हैं, द वेरी फर्स्ट लेवल विच यू शुड बी एक्सपेक्टिंग इज अराउंड 33,000 से 34,000 का ये वाला जोन। यहाँ पर आपको पहला रेजिस्टेंस मिलेगा, उसके 2 कारण हैं। एक तो रेजिस्टेंस तो है ही, साथ में जो छोटे छोटे गैप बन रखे हैं, इस गैप को फिल करने के लिए भी ये IT इंडेक्स ऊपर जा सकता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो आपको जो भी अगर आप बाइंग कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपका जो व्यू होना चाहिए अराउंड 33,000 से 34,000 के आसपास के लिए होना चाहिए। एंड लेट मी टेल यू दैट्स नॉट लेस, क्योंकि अगर आप देखें तो अभी जो IT इंडेक्स है 31,600 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और यहाँ से ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो पूरे के पूरे इंडेक्स में 10% की अपसाइड है। बट या जैसे कि मैंने आपको बोला कि इमीडिएटली अपसाइड नहीं होगी, धीरे धीरे करके ये इट विल ट्राई टू इंच अप। अच्छा, यहाँ पर तो हो गया कि भाई क्या हो रहा है IT इंडेक्स में। अब स्टॉक्स लाइक TCS के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये स्टॉक जिस प्राइस आपको मिल रहा है, इस प्राइस पे ये 5 सालों के बाद मिल रहा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ,
एक्चुअली इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। इनफैक्ट मैंने एक बहुत लंबा चौड़ा मोनोलॉग टेलीग्राम चैनल पे और उस पर भी लिखा था इन माई ट्विटर हैंडल, तो आई एम श्योर आप लोगों ने उसको देखा होगा। नहीं देखा, यू मस्ट वॉच इट। क्योंकि काफ़ी सारे लोग जब बहुत ज़्यादा बीरिश हो जाते हैं ना, दैट इज़ अ प्रिसाइज टाइम में बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाता हूँ। मेरा व्यू हमेशा कॉन्ट्रा रहता है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आई टेंड टू मेक मनी। दोस्तों इस समय टी सी एस आपको उस प्राइस से मिल रहा है जिस प्राइस पे टी सी एस चल रहा था 2020 में, 2020 में। अभी क्या चल रहा है 2026। 5 साल के पहले के प्राइस में टी सी एस आपको अवेलेबल है। हाँ, ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि इस समय टी सी एस बहुत ज़बरदस्त नेगेटिव सिनेरियो से गुजर रहा है। एआई के चलते जॉब लॉसेस हो रहे हैं, एआई के चलते बिजनेस लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। यूएस की नज़रें टेढ़ी हैं, जिसकी वजह से उसने एज इट इज़ H1B वीज़ा पे ऑलरेडी फ़ीस लगा रखी है। तो जो आईटी सेक्टर के लिए जो एनवायरनमेंट है वो कॉन्ड्यूसिव नहीं है। आई एम अगेन सेइंग इट इज़ नॉट कॉन्ड्यूसिव, बट एट द सेम टाइम कोई भी बिजनेस के लिए हर टाइम कॉन्ड्यूसिव नहीं होता है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, फॉर एवरी बिजनेस देर इज़ अ रफ पैच, देर इज़ अ गुड पैच, बिकॉज बिजनेस इज़ ऑफ साइकिल। भाई सब कुछ अगर अच्छा चलता रहेगा तो फिर वो ऐसा बिजनेस ही नहीं हो सकता। देर इज़ नो बिजनेस विच विल कीप ऑन गोइंग पॉजिटिव थ्रू आउट देयर लाइफ। क्योंकि अगर बिजनेस सब कुछ अच्छा चल रहा है, उसके पीछे का रीज़न मैं बता रहा हूँ आपको। अगर बिज़नेस सब कुछ पूरा अच्छा चल रहा है तो ऐसे बिज़नेस को लेकर के बहुत सारे लोग उस बिज़नेस को करना चाहेंगे। तो चूंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनी उस तरह के बिज़नेस को करना चाहेंगे, तो देयर विल बी इमेंस कंपटीशन। अब जब बहुत सारा कंपटीशन बढ़ जाएगा तो ऑफ कोर्स वो बिज़नेस स्लगिश हो जाएगा। तो जब वो स्लगिश हो जाएगा तो इट विल डिवाइस न्यू वेज एंड मीन्स टू गेट थ्रू दैट फेज। अब उसको करने में उसको थोड़ा सा प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा केपेक्स करना पड़ेगा। प्रॉफिट्स कम आएंगे, मार्केट उसको धोएगी। जब मार्केट उसको धोएगी, लेकिन उस समय जो उसकी प्लानिंग है वही उस स्टॉक को फिर से फ्रेश हाइज की तरफ लेकर के जाएगी। दैट्स वॉट मेक्स द बिजनेस सिक्लिकल। सो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि टी सी एस को यहाँ पर एक वैल्यू बाइंग के लिए लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। अगेन आई एम टेलिंग यू 5 ईयर्स के लो पे मिल रहा है, बट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होके बाय नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होके बाय नहीं करना है। बाय करना है विद द लॉन्ग टर्म होराइजन, एंड तभी आप इन्वेस्टमेंट करें। अदरवाइज प्रेफर टू स्टे अवे फ्रॉम इट। क्योंकि अगर आपकी साइकोलॉजी ट्रेडिंग वाली है तो इन्वेस्टिंग में मत घुसिए। क्योंकि अगर आप साइकोलॉजी ट्रेडिंग वाली है, मतलब आप जैसे ही लें वैसे ही स्टॉक ऊपर भागने लगे, तो ये इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी नहीं है, ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। नॉट अंडरस्टैंडिंग। इन्फोसिस के चार्ट को देखें तो इन्फोसिस का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वो करीब करीब 1250-1260 के आसपास है। आज के दिन स्टॉक ने ऑलरेडी 1280 के लोज लगा दिए हैं। बात समझ में आ रही है? तो स्टॉक आपको उस प्राइस से मिल रहा है जिस प्राइस पर स्टॉक 2021 में ट्रेड कर रहा था। कैन यू सी दिस हियर? तो मेरे हिसाब से ये सारे के सारे स्टॉक्स बहुत ही अच्छे वैल्यू बाइंग जोन पे हैं, बट स्टे अवे फ्रॉम देम इफ़ यू आर नॉट लुकिंग टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। नाउ व्हाट इज़ लॉन्ग टर्म इन आईटी सेक्टर? एटलीस्ट यू शुड बी एक्सपेक्टिंग योर होल्डिंग होराइजन टू बी मोर दैन 2+ ईयर्स। 2 साल से नीचे अगर आप होल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, सोच रहे हैं इन्फोसिस सीधे ऐसे भागेगा, यू आर मिस्टेकन। अब दोस्तों ये कंपनीज तो फिर भी कैश रिच कंपनीज हैं, बिजनेस को टर्न अराउंड कर सकती हैं, मैन पावर है, इंटेलिजेंट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, टॉप इंजीनियर्स हैं, दे विल बी एबल टू टर्न अराउंड। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ ओला के बारे में, जिसके आज के दिन रिजल्ट्स आए हैं। जो आपने मीम सुना होगा ना, 35 लाख के इन्वेस्टमेंट में ये 36 लाख का लॉस कैसे हो गया, ये काम कर रहे हैं ओला। अब दोस्तों आप समझिए, कंपनी का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू कितना है मालूम है? पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू था 1045 करोड़। अभी रेवेन्यू कितना आया है? 470 करोड़। मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में 55% डाउन है। ये तो छोड़ो, रेवेन्यू आया है 470 करोड़, लेकिन लॉस है तो कंपनी ने कितना पोस्ट किया है? 487 करोड़ का। और पिछले साल भी लॉस ही था 564 करोड़ का। तो रेवेन्यू है 470 करोड़ का, लॉस है 487 करोड़ का। मतलब 35 लाख का वो मीम है ना, 35 लाख के इन्वेस्टमेंट में 36 लाख का लॉस कैसे हो गया? ये काम कर रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक वाले। भाई इस तरह के धंधे से तो बिल्कुल दूर रहें, और धंधा नहीं करना आता है तो आप नौकरी करें। आप बहुत अच्छे इंटेलेक्ट वाले आईटीएन हैं, इंटेलेक्ट भी अच्छा है, यू कैन गो हैड डू समथिंग। व्हाई आर यू इरोडिंग द वेल्थ ऑफ इन्वेस्टर्स लाइक दिस, है ना? वी हैव मेनी अदर गुड वेज टू support the Indian economy and do good to the humanity than
doing such works. But ठीक है, I'm sure he must be having something in his mind. But these are the results which are very very poor. अब he actually requires some serious thinking into the business, and ऐसा नहीं है कि business ख़राब है. इलेक्ट्रिकल व्हीकल का बिजनेस है, इतने अच्छे सारे स्टोर्स हैं, बट ही रिक्वायर सम सीरियस थिंकिंग इन हाउ टू मेक इट प्रॉफिटेबल. अब वो क्या करना पड़ेगा तो वो उनको समझना है, बिकॉज इलेक्ट्रिकल व्हीकल इज़ नॉट माई कप ऑफ टी. मुझे वो काम आता है, जो काम मुझे आता है मैं वही करता हूँ, हर काम में घुसता नहीं हूँ. नारायण नेतुराले अच्छे रिजल्ट्स, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में रिजल्ट्स आर नॉट गुड. तो मेरे हिसाब से स्टॉक में अगर आपको धुलाई दिखाई पड़ती है, यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड. पिछले साल के कंपैरिजन में प्रॉफिट इज़ डाउन 34% एंड पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में प्रॉफिट्स आर डाउन 51%. रेवेन्यू पिछले साल के कंपैरिजन में 61% अप है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 31% अप है. अब जिस तरह के रेवेन्यू है ना, मुझे उसी तरह की प्रॉफिटेबिलिटी की भी उम्मीद थी, लेकिन इसके रिजल्ट्स इतने गंदे पोस्ट किए हैं. क्यों? क्योंकि मार्जिन्स बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर गए. पिछले साल जहाँ कंपनी के रेवेन्यू थे 23% के, पिछले क्वार्टर में जहाँ कंपनी के रेवेन्यू थे 24.4% के, अभी यहाँ तो रेवेन्यू अभी कितना मार्जिन आए, ये मार्जिन है. सोलो अगर मैंने रेवेन्यू बोल दिया, आई रियली अपोलोजाइज. पिछले साल मार्जिन थे 23% के, पिछले क्वार्टर में मार्जिन थे 24.4% के, अभी मार्जिन आए हैं 17.07% के. एंड दैट इज़ द प्रिसाइज रीज़न कि आपके रेवेन्यू बढ़े भी हुए हैं तो भी आपका प्रॉफिट दिखाई नहीं पड़ रहा है. एंड मार्केट विल नॉट स्पेयर यू, एंड मार्केट पक्का धोएगी, मार्केट धोएगी ही धोएगी, कोई डाउट है नहीं. ठीक है, तो अगर मार्केट में अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए, मार्केट विल नॉट स्पेयर एट एनी कॉस्ट. अच्छे रिजल्ट्स के बारे में बात रहे हैं, सीमेंस एनर्जी के रिजल्ट्स बड़े प्यारे आए हैं. दोस्तों रिजल्ट्स प्यारे आना ज़रूरी नहीं है, रिजल्ट्स प्यारे आने ज़रूरी नहीं है. मैं फिर से बोल रहा हूँ, आई एम अगेन टेलिंग यू, ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मार्केट ने आपको ओवर एस्टिमेट ना कर रखा हो. मार्केट ओवर एस्टिमेट कब करती है? जब आप फालतू के गाइडेंस देते हैं कि हम लोग इतना प्रॉफिट बनाएंगे, हम लोग इस क्वार्टर में ये मार्जिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इतना प्रॉफिटेबिलिटी की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं. जो आप कॉन कॉल करते हैं ना, कॉन कॉल को सुना करिए. तो उस गाइडेंस के चलते मार्केट क्या करती है? मार्केट स्टॉक्स को बाय करती है कि हाँ भाई मैनेजमेंट बोल रहा है तो करेगा, कुछ भी करेगा, कुछ उसके क्लोज तक तो पहुँचेगा. लेकिन जब उस तरह के रिजल्ट्स नहीं आते तो मार्केट फिर धोती है. सीमेंस एनर्जी, जिसका नाम है एनरेन, उसके रिजल्ट्स आए हैं आज के दिन, बहुत ही बढ़िया नतीजे हैं. रेवेन्यू के बारे में बात रहे हैं, पिछले साल के कंपैरिजन में 26% अप है. प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें, पिछले साल के कंपैरिजन में 35% अप है. इसके अलावा ऑर्डर बुक पिछले साल के कंपैरिजन में 37.6% बढ़ गई है. हालांकि एक चीज़ थोड़ी सी नेगेटिव है, जिसमें कि बोर्ड ने 2060 करोड़ का केपिक्स प्लान किया है, जिसमें कि कंपनी नया ट्रांसफार्मर का फैसिलिटी लगाने वाली है. इसके बारे में हम लोगों ने मॉर्निंग अपडेट में ऑलरेडी आपको बताया था. लेकिन वैसे देखा जाए तो ये शॉर्ट टर्म का पेन है, क्योंकि बैलेंस शीट से पैसा निकाला जा रहा है. बैलेंस शीट से जब भी पैसा निकलता है, मार्केट उसको नेगेटिव लेती है कि सही से इन्वेस्टमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, इस इन्वेस्टमेंट का सही प्रॉफिट आएंगे कि नहीं आएंगे भविष्य में. बट मेरे हिसाब से अ ग्रेट बिजनेस टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म. अगर आप ट्रांसफार्मर वाली थीम में, इंडिया की पावर की थीम पे बेट करना चाहते हैं, दिस इज़ अ ग्रेट बिजनेस जिसको कि आप स्टडी करें और उस पर बेट करें. अच्छे स्टॉक्स में एक और अपडेट है श्रीराम फाइनेंस में. दोस्तों अगर आपको याद नहीं है तो आपको याद दिला देना चाहते हैं कि श्रीराम फाइनेंस में MUFG इन्वेस्टमेंट करना प्लान कर रहा था, बड़ा स्टेक प्लान कर रहे थे. इनफैक्ट उन्होंने बाइंग भी शुरू कर दी थी. तो उसके चलते ये जो भागा है ना स्टॉक, यहाँ से आप देखें 600 रुपये से स्टॉक जो 1000 रुपये पहुँचा है, ये MUFG के स्टेक की वजह से भागा है. कई सारे लोगों को याद नहीं आ रहा होगा, तो अगर आप हमारे मॉर्निंग अपडेट इवनिंग रैप को देखते हैं तो थोड़ा थोड़ा आपको बिल्कुल याद आया होगा कि किस तरह का कुछ बताया गया था. सो दोस्तों 20% का स्टेक MUFG बैंक ने बाय करना है श्रीराम फाइनेंस में. और MUFG अगर 20% का स्टेक बाय करता है तो आप समझ लीजिए $4.3 बिलियन का जो पैसा है वो इन्फ्यूज़ किया जाएगा श्रीराम फाइनेंस में. और उसी खुशी की लहर के चलते स्टॉक भागा है. बीच में कुछ अटकलें आ रही थी कि इसमें RBI की परमिशन चाहिए होगी, तो आज RBI ने ये बात साफ साफ कैटेगोरिकली बोल दी है कि देयर इज़ नो परमिशन रिक्वायर्ड, नो नॉट रिक्वायर्ड फॉर MUFG टू बाय स्टेक इन द कंपनी, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़. हालांकि मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक ये बात कंपनी के जो ऑपरेटर्स हैं या जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको पता होगी, तभी स्टॉक में हमें कोई भी साइन ऑफ वीकनेस दिखाई नहीं पड़ी. बट ओवरऑल अ ग्रेट न्यूज़ फॉर इन्वेस्टर्स. दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा.
हमसे जुड़ना चाहते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9707531979। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय फॉर नाउ।